इस वाले वीडियो में हम CHO सीरीज के डिस्कस करेंगे NCD के बारे में। NCD क्या होता है उसके बारे में, और जैसे कि NCD का फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, जो कि ओरल और ब्रेस्ट और सर्वाइकल होता है, ठीक है। तो ये हम चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके जो भी हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है NCD से रिलेटेड, उन प्रोग्राम्स के बारे में हम जानेंगे। और जो कॉमन जो NCD जो डिजीजेज होते हैं उसमें हमारा कैसे कैसे उसकी इटियोलॉजी होती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कैसे हम ड्रग्स देते हैं, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और मेरे से कोई मिस्टेक होती है, क्योंकि मैं फ्लो में बोलता हूँ, तो थोड़ा मुझे भी पॉइंट आउट करा दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को वो जो है करेक्शन जा सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के सामने। तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज ए लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड। तो सबको पता है हाइपरटेंशन एक कंडीशन है जिसमें कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, फोर्स ऑफ ब्लड, ब्लड का फोर्स है किस पर, आर्टरीज इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल। तो कौन सी ब्लड वेसल है, आर्टरी। आर्टरी जो हम स्पेग्नोमाइनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए, स्पेग्नोमाइनोमीटर, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। और ये कितने तक की रीडिंग लेता है, 300 mm ऑफ Hg। इससे ऊपर अगर रीडिंग है तो उसके लिए आपको डिजिटल जो है बीपी मशीन की जरूरत होगी, ठीक है। तो हाइपरटेंशन क्या है, जब ये बीपी जो है जनरली 120/80 जो है WHO का जो क्राइटेरिया है, वो माना गया है 120/80 है, ठीक है, mm ऑफ Hg, ठीक है। अगर इसमें जो है हम जनरली बीपी वाला पेशेंट क्या होता है, जब नीचे का जो है 90 और जो ऊपर का जो है 140 हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बीपी की कैटेगरी 1 मानते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेज मानते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाइपरटेंशन या बीपी की जो समस्या है सबसे ज्यादा इंडिया में है, यंगस्टर्स में है, ठीक है। क्यों है, इसका कई कारण होता है। जैसे आप एग्रेसिवनेस ज़्यादा है, आपको स्ट्रेस्ड है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप ओबिसिटी है, स्मोकिंग हिस्ट्री है, या आपके पहले से जेनेटिक हिस्ट्री रही है, फैमिली हिस्ट्री, तो काफ़ी कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डैश इज ड्राइव्ड फ्रॉम इपिथेलियल सेल्स एंड इंक्लूड्स मोस्ट कॉमन कैंसर एंड इंक्लूड्स नियरली ऑल दोज इन द ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग्स, पैनक्रियाज एंड कोलन। तो ये जो है मोस्टली जो इन क्षेत्रों में जो ये जो एरियाज बताए हैं, इनमें जो है कुछ आपको होता है, तो ये जो है क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्सिनोमा, ठीक है। कार्सिनोमा मीन्स कैंसर, ठीक है। कैंसर जो सेल होते हैं उनको कार्सिनोमा बोला जाता है, ठीक हो गया। तो उसी प्रकार से आपका, और ये भी सार्कोमा भी कैंसर होता है, ब्लास्टोमा भी कैंसर होता है, बोन टिश्यूज का कैंसर ब्लास्टोमा, ठीक है। उसी प्रकार से सार्कोमा होता है। सार्कोमा जो है आपका कैंसर ऑफ, ये कैंसर होता है जिसमें कि हमारे जो बोन्स हैं और सॉफ्ट टिश्यूज हैं, मोस्टली जो कनेक्टिव जो टिश्यूज है ना, बोन्स और मसल्स वगैरह, ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो सार्कोमा क्या है, कैंसर है कनेक्टिव टिश्यूज का, ठीक है। और आपने जो कैंसर की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, कैंसर की स्टडी को बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी, ठीक है, कैंसर की स्टडी को बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से और ये बिनाइन टाइप का होता है और नॉन मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट, ठीक है, बिनाइन या नॉन बिनाइन, ठीक है। बिनाइन मीन्स जो मेटास्टेसिस करेगा, ठीक है, एक सेल से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के सेल्स में फैलेगा। नॉन बिनाइन मतलब जो नहीं फैलेगा, ठीक है, सिंपल सी भाषा में इसको समझिए, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम इमेच्योर प्रिकर्सर सेल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू इज कॉल्ड एज। तो ब्लास्टोमा आपने सुना होगा, ब्लास्टोमा जो है हमारे जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं उनको बोला जाता है ब्लास्टोमा। तो उसमें जो कैंसर हो रहा है तो उसको बोले, जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू सेल वाले अगर उनसे हो रहा है तो उसको ब्लास्टोमा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कैंसर्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लूरिपोटेंट सेल्स मोस्ट ऑफन प्रेजेंटिंग इन द टेस्टिकल और द ओवरी। तो उसे बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है। जर्म सेल आपको पता होगा, ये हमारे जो ओवरीज हैं, या हमारे जो क्या कहते हैं,
जर्म सेल किन्हें बोला जाता है? जो एग या स्पर्म जो है उसको बोला जाता है, उनके अंदर जो सेल होते हैं जर्म सेल तो होते हैं, ठीक है। तो जर्म सेल ट्यूमर बोलेंगे उसको, ठीक है। प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं जिसमें, ठीक। नेक्स्ट है डैश arises from hepatopoietic cells that leave the marrow and tend to mature in the lymph nodes and blood respectively। तो लिम्फोमा होता है, ठीक है। लिम्फोमा इज द hepatopoietic cells that leave the marrow and tend to mature in the lymph node and blood, ठीक है। तो लिम्फोमा बोलेंगे उसको, ठीक है। सार्कोमा में आपको पहले से बता चुका हूँ, जो कैंसर होता है, CA लिखते हैं इसको, CA। तो कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। ब्लास्टोमा आपको मैं बता चुका हूँ, कैंसर ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, ठीक है। जर्म सेल ट्यूमर में आपको बता चुका हूँ, जर्म सेल ट्यूमर क्या होता है? कैंसर ऑफ जर्म सेल्स, यानी जो एग्स और जो ओवरी में एग्स है और जो स्पर्म है, ठीक है, उसमें जो कैंसर, जो स्पर्म सेल्स हैं उनमें जो कैंसर पाया जाएगा वो जर्म सेल ट्यूमर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, डैश रिजल्ट फ्रॉम द पैनक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा है तो किसके कारण होता है? उसको बोलते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये किस में होता है? पैनक्रियाज में, ठीक है। और इंसुलिन का काम क्या होता है? शुगर लेवल मेंटेन करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, डैश बिगिंस विद इंसुलिन रेजिस्टेंस एज सेल फेल टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपर्ली। तो ये है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है, ये उसमें जो होता है जिसमें कि इंसुलिन तो आपका बन रहा है लेकिन इंसुलिन रिस्पॉन्स जो है नहीं कर पा रही है बॉडी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई बॉडी, उसके खिलाफ मतलब जो है कोई एक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है। जैसे आप डिस्प्रिन खाते हैं, कई बार क्या होता है कि डिस्प्रिन हम लेते हैं एज ए हेडेक आपको क्योर करने के लिए, तो कई बार नहीं होता है क्योंकि हम उसके टॉलरेंट होते हैं। कोई चीज़ें हम जब एक्सेस ऑफ उसमें लेते हैं तो ड्रग टॉलरेंस हो जाती है। उसी प्रकार से जो है एज के साथ साथ जो है इंसुलिन इंटॉलरेंस जो होती है उसके कारण जो है इंसुलिन जो है प्रॉपरली काम नहीं करती बॉडी के जो सेल्स बनाता है, तो उससे शुगर की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आउटसाइड जो है हम सबक्यूटेनियसली इंसुलिन जो है उसको फिर इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, डैश इज ए फॉर्म ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन इन वन और मोर जॉइंट्स। तो अर्थराइटिस, ठीक है। अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, ठीक है। और अर्थ मीन्स जॉइंट, ठीक है। अर्थ जो शब्द है ये जॉइंट है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बोला है अगर आपके पास मेडिकल डिक्शनरी नहीं है तो आप मेडिकल डिक्शनरी ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इस टाइप की टर्मिनोलॉजी आपको डायरेक्टली मिल जाएगी और काफ़ी हेल्पफुल रहती है। कहीं पर आपको सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। नेक्स्ट है, और इस CHD का फुल फॉर्म क्या होगा? कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है, या कंजस्टिव हार्ट डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, कोरोनरी हार्ट डिजीज जो CHD है इज ऑल्सो नोन एज, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज को ही हम इस्केमिक हार्ट डिजीज भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी होती है ना हार्ट में, तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। तो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है, विच आर्टरी ऑफ अमंग द फॉलोइंग सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट। तो कौन सी आर्टरी है? कोरोनरी आर्टरी है। जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी तो उसको क्या बोलते हैं? इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्चीमिया, तो इस्चीमिया से आया है इस्चेमिक, ठीक है। इस्चीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी टिश्यूज तक, और टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो नेक्रोसिस हो जाएगा। इस कारण क्या होता है, जो हार्ट जो मसल्स हैं उनको सबसे ज्यादा डैमेज जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज से होता है, और अल्टीमेटली हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा और हार्ट फेलियर होगा, हार्ट अटैक होगा और पर्सन विल सडनली डाई, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पूछ रहा है CHD के। तो इसमें से क्या है, आपके जो है जेनेटिक फैक्टर जो है ये बाय बर्थ है तो इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बाकी स्मोकिंग आप हैबिट ये छुड़ा सकते हैं, ठीक है। एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो लो कोलेस्ट्रॉल जो है आप उसको कर सकते हैं अपनी डाइट में चेंज। हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको आप एक्सरसाइज, अपनी डाइट, सॉल्ट इनटेक कम करके, ऑयल इनटेक कम करके, बहुत सारे मेथड्स हैं तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, डैश अकर्स व्हेन देयर इज ए डिजीज प्रोसेस और एबनॉर्मलिटी इज एसोसिएटेड विद इट्स कॉजेशन एज इन डिजीज ऑफ किडनी, कॉन्जेनाइटल डिजीजेज ऑफ एओर्टा एंड अदर्स, ठीक है।
तो ये जो है क्या अगर होता है, कह रहा है when there is diseases process or abnormality, जब कॉन्जेनाइटल डिजीज ऑफ अयोटा है तो उसमें जो है आपका डिजीज ऑफ किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई अयोटा में कोई प्रॉब्लम है कॉन्जेनाइटली बाय बर्थ है, तो उससे जो है किस टाइप का ब्लड प्रेशर कहलाता है, वो कहलाता है सेकेंडरी टाइप। नाम से पता चला सेकेंडरी मतलब जिसका कॉज है, कॉज मतलब अदर देन प्राइमरी। जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस और सिचुएशन रिलेटेड, ठीक है। जैसे कभी आपको बोल दिया किसी ने कि जाओ सामने 100 लोगों के सामने आपको गाना गाना है या डांस करना है या आपको स्पीच देनी है, तो आप उस टाइम क्या होता है ब्लड प्रेशर नेचुरली जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको थोड़ा स्ट्रेस नर्वसनेस होती है, तो उस टाइप को हाइपरटेंशन को प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो जब कोई डिजीज है, कोई एबनॉर्मलिटी है हमारे बॉडी के ऑर्गन के साथ जो कि हार्ट के साथ सिम्बायोटिक जो है रिलेशनशिप में काम करते हैं, जैसे कि किडनीज है, किडनीज अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे तो हार्ट में जो है लोड पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड फिल्ट्रेशन जो है किडनी में होता है, ठीक। तो उसी प्रकार से अगर हार्ट में के स्ट्रक्चर में ही कोई दिक्कत है तो उससे भी जो है हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इन इंडिया, डैश इज द लीडिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको वीडियो पे बोला था कि जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, इंडिया में जो है यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अभी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। तो इसी के मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज बनाए गए हैं, एनसीडी को कंट्रोल करने के लिए काफी मेजर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश ऑफ द रूल ऑफ हाफ्स फॉर हाइपरटेंशन स्टेट दैट हाफ द पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट नोन। तो एक रूल ऑफ हाफ चलता है, जैसे हाइपरटेंशन है ना, हमारे जैसे सोसाइटी में बहुत सारे लोग, जहाँ कॉलोनी हम रहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। बाहर से आदमी अच्छा दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर जो है अगर हम उसको डायग्नोसिस करेंगे उसका बीपी वगैरह, कई लोग होते हैं जो उनको फर्स्ट बार चेक किया करते हो तो वो क्या निकलते हैं, हाइपरटेंसिव निकलते हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ निकलता है। तो उसमें क्या है कि हमारे जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है कि जो रूल ऑफ हाफ्स है, जैसे कि उसमें कह रहा है कि हाइपरटेंशन जो है हाफ ऑफ द पीपल जो है जो हाइपरटेंसिव है उनको यही पता नहीं है कि मैं हाइपरटेंसिव हूँ, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो नॉर्मली अपनी दिनचर्या जो खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो लेटली क्या होता है आफ्टर 45 ईयर और 50 ईयर तो उनको सडनली पता चलता है उनके हार्ट वॉल्व खराब हो जाते हैं या उनको अटैक पड़ जाता है। तो इसका कारण यही है, बिकॉज हाफ जो रूल थ्योरी है वो लगती है यहाँ पर, ठीक है। आधे से ज्यादा जनता को यही पता नहीं है कि वो ऑलरेडी बीपी का पेशेंट है, क्योंकि उनने अभी तक अपना जांच ही नहीं कराया है, टेस्ट ही नहीं कराया बीपी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द रूल ऑफ हाफ फॉर हाइपरटेंशन स्टेट दैट हाफ ऑफ दोज नोन आर नॉट ट्रीटेड, ठीक है। तो दूसरा रूल कहता है कि एक तो कहता है कि भैया जो हाफ द पीपल है वो हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर है वो नॉट नोन है, ठीक है। दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल कह रहा है हाफ ऑफ दोज नोन आर नॉट ट्रीटेड, ठीक है। सपोज किसी को बीपी डायग्नोज हुआ, हमने उससे कहा कि भाई दोबारा चेक करा लेना, अगर तुम्हारा दोबारा भी जो है बीपी बढ़ा हुआ है तब हम आपकी मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 2-3 बार चेक करना पड़ता है तब जाके आप मेडिसिन स्टार्ट करोगे किसी भी पेशेंट की। एकदम आपने बीपी किसी को नापा, कई लोग क्या होता है कि बीपी मशीन लगाते ही उनका नर्वसनेस हो जाती है कि ये क्या चेक कर रहा है, तो उस वजह से भी हाई आ जाता है। तो कई लोग जो है एकदम चल के आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, हम उसका बीपी चेक कर रहे हैं तो क्या होता है वो भी बढ़ा हुआ आता है। कई बार क्या होता है पोजीशन हमारी सही नहीं रहती, बीपी एपरेटस सही जगह पर नहीं रहता, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जो रूल ऑफ हाफ्स है सेकंड वाला जो रूल कहता है कि जिसको बीपी निकला है वो क्या है दूसरे, ये क्यों कॉजिंग लीडिंग कॉज है डेथ का, लीडिंग कॉज इसलिए है क्योंकि आधे को तो पता नहीं है और जिनको पता है वो ट्रीटमेंट ले नहीं रहे, ठीक है। तो ये है 2 रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा रूल जो है आपका ये भी पता होना चाहिए, डैश ऑफ रूल ऑफ हाफ्स फॉर हाइपरटेंशन स्टेट दैट और हाफ ऑफ दोज ट्रीटेड आर नॉट कंट्रोल, ठीक है। तो क्योंकि अब देखो लेट स्टेज में कई लोग होते हैं जिनको बीपी डायग्नोस हुआ होता है, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं लेकिन वो ट्रीटमेंट इतना लेट हो जाता है उनका कि वो क्या होता है कि फिर बाद में जो है उनका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है, वो सडनली वो जो है हाई रहता है, ठीक है। तो तीसरा रूल जो है हाफ ऑफ देम जो बीपी डायग्नोस हुए हैं दैट आर नॉट अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो ये 3 रूल ऑफ हाफ्स थे
जो कि आपको समझने हैं। ठीक है, मैंने काफी अच्छे से आपको बता दिया है, एक और दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 रूल ऑफ हाफ पूछेगा तो पहला वाला है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट डायग्नोस्ड। नेक्स्ट मतलब उनको डायग्नोज नहीं हुआ तो नॉट नोन है कि वो बीपी है कि नहीं है। सेकंड जो बताया था मैंने रूल ऑफ हाफ, उसमें ये कहा था कि हाफ ऑफ द पर्सन जिनको पता है हम बीपी वाले हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। तीसरा जो बताया था कि जिन लोग पता है ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो फाइनली क्या है, उनका कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, सिंपल से ऐसी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, BMI क्राइटेरिया बेस्ड ऑन WHO। तो BMI क्राइटेरिया बेस्ड ऑन WHO नॉर्मली हेल्दी कैटेगरी रेंज इज। तो BMI जो कैटेगरी रेंज है हेल्दी कैटेगरी की, वो होती है 18.5 से 24.9। ठीक है, आपको बता दूं BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स होता है। इसमें जो है BMI का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ आपका हम लिखेंगे वेट वेट इन केजी, और यहाँ पर आपका ऊपर नीचे आता है हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, सपोज मेरा वेट 70 किलो है और मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर यानी 6 फुट। तो 6 फुट का मतलब हो गया आपका हाइट इन मीटर यानी 1.8 हो गया। 1.8 इंटू 1.8 करोगे, पॉइंट नहीं लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पॉइंट करोगे तो क्या होगा, फिर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कट के कुछ इस टाइप से आ जाएगा 22 के समथिंग में। तो ये है। ठीक है, तो BMI, और यहाँ पर मैं कैटेगरी भी आपको ऑप्शन के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे बिलो 18.5 है तो उसको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे थिन। ठीक है, मैंने दुबला पतला। ठीक है, और नॉर्मल मैंने आपको बता दिया 18 18.5 से 24.9, और 25 से ऊपर जो है वो ये आता है ओबिस। ठीक है, यानी ये मोटापे के उसमें आता है, और मोर देन 30 जो है ये होता है ओबिसिटी। ठीक है, हैवी ओबीस। ठीक है, तो ये है। ठीक, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस इज। तो अर्थराइटिस का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो कौन सा है, इसमें से वो बताना है आपको। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो वो है ऑस्टियो अर्थराइटिस। ठीक है, जो ऑस्टियो मीन्स बोन से रिलेटेड जो अर्थराइटिस जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन होती है। सपोज ऑस्टियो अर्थराइटिस का कॉमन एग्जांपल आपका घुटनों का दर्द या रीढ़ का दर्द। ठीक है, ये ऑस्टियो अर्थराइटिस का कॉमन जो है आपका एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th है, डैश इज करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर एंड ब्रीफ एपिसोड ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट that may involve a part of body or entire body and are sometimes accompanied by loss of consciousness। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कि हमें सीजर्स आते हैं, ठीक है, और एपिसोड आते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है जिसमें बॉडी पार्ट्स का या पूरी बॉडी पार्ट का होता है या पर्टिकुलर उसका होता है, उसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने आदमी होश में नहीं रहता। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिलेप्सी। ठीक है, एपिलेप्सी। ठीक है, ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिस पर्सन जो सफर करेगा उसी को होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अर्थराइटिस मैंने बोला इन्फ्लामेशन ऑफ क्या जॉइंट्स। ठीक है, इसको तोड़ के जब भी कोई चीज समझ में नहीं आती ना, उसके वर्ड्स को तोड़ लो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है दो वर्ड्स के मिक्सर से बनाता है तो हमें आधा भी मीनिंग पता चला तो हम वर्ड का पूरा जो है मीनिंग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये सिंकोप होता है। सिंकोप का मतलब होता है एक कंडीशन जिसमें कि अनकॉन्शियसनेस हो जाती है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये पर्सन जो है अनकॉन्शियस है। क्यों हो जाता है अनकॉन्शियस, ये भी पता होना चाहिए। जब बीपी जो है लो हो जाता है। ठीक है, लो बीपी के कारण जो पर्सन शॉर्ट पीरियड के लिए अनकॉन्शियस होता है उसे बोलते हैं हम सिंकोप। ठीक है, और एटेक्सिया, मतलब एटेक्सिया का भी मतलब वही होता है जब क्या है लॉस हो जाता है, जो फुल बॉडी जो कंट्रोल है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, एटेक्सिया। ठीक है, और ये क्यों होता है जब ब्रेन में जो है सर्टेनली जो है हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम है या हमारे कोई ब्रेन में डिफॉर्मिटी है, ठीक है, कोई इंजरी हुई है, तो एटेक्सिया मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स और ऑल द बॉडी पार्ट। ठीक है, तो इससे बोलते हैं एटेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो सबको पता है लीडिंग कॉज जो है कैटरेक्ट है। ठीक है, कैटरेक्ट को बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद। कैटरेक्ट होने का कारण क्या है आपको पता होगा, जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है तो उसके कारण कैटरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और एक और होता है, एक ग्लूकोमा भी होता है। ठीक है,
और जो मैंने यहाँ पर थोड़ा उल्टा बता दिया, जो ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा जो है उसमें आईओपी बढ़ता है, ठीक है। कैटरेक्ट में क्या हुआ, क्लाउडीनेस हो जाती है, ठीक, क्लाउडीनेस ऑफ लेंस, ठीक है। एजिंग के साथ जो है, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मानव शरीर जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है हमारी जो सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो भी उनकी फंक्शनिंग में थोड़ा वीकनिंग हो जाती है, ठीक है। तो कैटरेक्ट भी उसी कारण से होता है, क्योंकि हमारे जैसे जैसे एज हो गई हमारा आई लेंस जो है थोड़ा थोड़ा धुंधला होने लगता है। तो धुंधलने के कारण क्या होता है, विजन प्रॉपरली दिख नहीं पाता है, और अल्टीमेटली उस कंडीशन को कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट का ऑपरेशन में क्या करते हैं, वो जो क्लाउडीनेस है उसको फ्लशिंग करते हैं और उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी इंट्राओकुलर प्रेशर में ग्लूकोमा जो है जो बढ़ जाता है, ये भी एक आई की डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन एन एडल्ट। तो फास्टिंग लेवल आपको पता होना चाहिए, और विदाउट फास्टिंग यानी पोस्ट प्राइंडल लेवल भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल जो फास्टिंग लेवल होता है, ये जितने भी आपको ये क्वांटिटी दिखते हैं ना, ये नॉर्मल वैल्यूज वाली, इसका एक चार्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट चाहे ब्लड वैल्यूज है, यूरिन से संबंधित है, लैब वैल्यू से संबंधित है, हमारे माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से संबंधित, सब पता होना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लर्न होगा तभी आप इसमें जा सकते हैं, अन्यथा तुक्का इसमें मारना मतलब नेगेटिव मार्किंग करना, ठीक है। तो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल पूछ रहा है आपको, तो 80 से 100 ग्राम 80 से 100 mg पर रियल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो आपके स्क्रीन पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा, इनमें से ये बताना है आपको। तो रेटिनोपैथी होती है, ठीक है। रेटिनोपैथी मतलब रेटिना जो आई विजन है उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेक्स्ट नेफ्रोपैथी होती है, यानी किडनीज में भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। एपिलेप्सी या इनसफिशिएंसी इन ब्लड फ्लो टू लेग्स, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस जो है एपिलेप्सी कॉज करेगा कि नहीं करेगा, एपिलेप्सी भी ये जो है इनसफिशिएंसी इन ब्लड फ्लो टू लेग्स, ये वाला ऑप्शन जो है नहीं होगा। एपिलेप्सी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि अगर ब्रेन में अगर ज़्यादा शुगर लेवल चले जाएगा तो ब्रेन जो है थोड़ा क्या होता है, हैंग हो जाता है, हैंग, तो उसी कारण जो है एपिलेप्सी या फिट्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले वाले का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का अदर नेम क्या है, CVA। CVA का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डी, C फॉर कार्डियो, V फॉर वेस्कुलर, A फॉर एक्सीडेंट, ठीक है, कार्डियो वेस्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, CVA का फुल फॉर्म है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो है 5th ईयर प्लान में हुआ था, ठीक है। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें जो है टोबैको कंट्रोल NTCP, ठीक है, NTCP यानी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो यानी ये 2007-8 में जो है ये लॉन्च किया गया था। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टोबैको, टोबैको में क्या आता है, जो पान मसाला हो गया, ठीक है, और आपका जो है बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जितने हैं तम्बाकू के उत्पाद वो सारे टोबैकोज में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थायराइड हार्मोन्स आर। थायराइड जो हार्मोन है वो कौन कौन से हैं, इनमें से ये आप देख लीजिए। तो थायराइड हार्मोन्स जो है आपको T3 भी होता है, T4 भी होता है, और थायरोक्सिन भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दी, जो है डी ऑप्शन जो है तीनों जो है वो है, ठीक है। थायरोक्सिन ओनली ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ट्राइआइडोथायरोनाइन एंड थायरोक्सिन, तो नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट, सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड। तो हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड जो है थायरॉयडिज्म, हाइपर, जब थायराइड जो लेवल्स हैं नॉर्मली बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी है या कुछ इस स्टेट में नॉर्मली बढ़ जाता है, ठीक है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो एक अबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, नर्वसनेस होगी, आपका ज़्यादा पसीना आएगा और ज़्यादा ट्रेमर्स होंगे, सेकिंग इफेक्ट भी होगा, ठीक है। तो एपिलेप्सी जो है नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन,
हाइपोथायराइडिज्म इज ए कॉमन डिसऑर्डर ऑफ, तो हाइपोथायराइडिज्म जो है कॉमन डिसऑर्डर है किस चीज का, ये पूछ रहा है। तो ये कॉमन डिसऑर्डर है एंडोक्राइन सिस्टम का, क्योंकि आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिसमें कि आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आपका एंडोक्राइन ग्लैंड में तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये सारे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है हाइपोथायराइडिज्म जो है थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड किस में आता है, एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है इनकी डेट आपको लॉन्च डेट, तो 1982 में NMHP आया था, ठीक है। और मेंटल हेल्थ एक्ट, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था, 1987 में, ठीक है। ये भी आप उसको कोरिलेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। NPCDES प्रोग्राम इज स्टार्टेड टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट दीज डिजीजेस एक्सेप्ट, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ NPCDCS, तो ये कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है। ये तो कैटरेक्ट जो है, इसमें कैटरेक्ट जो है ऑप्शन में नहीं है। उसके अलावा जो है हमारे जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो 3 के 3 ऑप्शन जो है करेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर NPCDC जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोग्राम फॉर, अब लिख लीजिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक्स, तो इसको बोलते हैं NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सॉरी, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो इसमें कैंसर भी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, स्ट्रोक है, डायबिटीज है, ठीक है, कैटरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इज नोन एज, तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, और टाइप 1 को बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इन डैश द ऑनसेट इज यूजुअली एक्यूट एंड सीवियर एंड इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, तो जो है इसमें जो है कौन से टाइप की डायबिटीज में जो है ऑनसेट एक्यूट होता है और इंसुलिन इसमें जरूरत पड़ती है, तो वह इंसुलिन डिपेंडेंट होगी। तो इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सी है, टाइप 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, हाइपरटेंसिव स्टेज 2 इज ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इज डैश, तो हाइपरटेंसिव जो मैंने अभी बोला था स्टेज 1 जो है आपकी हाइपरटेंशन कब हो जाएगा, जब 140 से ऊपर का जो सिस्टोलिक प्रेशर है और नीचे का 90 से अबव है, ठीक है। तो उस केस में हाइपरटेंसिव स्टेज फर्स्ट, और जो है सेकंड में जो है आपका 160 टू 180 रहेगा और 100 टू 110, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड स्टेज में ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड्स एक्सेप्ट, तो हाइपरटेंशन के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो है मैक्रो एल्बुमिन एरिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एल्बुमिन जो है बेसिक जो है ब्लड का कंपोनेंट है, इसमें क्या है प्लाज्मा कंपोनेंट है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या करता है एल्बुमिन, ये करता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है। जहां पर भी प्रेशर आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है ब्लड प्रेशर में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैक्रो एल्बुमिन यूरिया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कॉटन वूल स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है, और इसी प्रकार से कार्डियक एरिथमियाज भी होंगे जो हाइपरटेंसिव जो है कॉम्प्लिकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इफ एन आर्टरी इन द ब्रेन बिकम्स ब्लॉक्ड बाय थ्रोम्बस इट कॉजेज ए, तो मैंने बोला था CVA जो होता है कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक। तो जो स्ट्रोक होता है उसका कारण क्या है, जब कोई आर्टरी जो है ब्रेन में ब्लॉक हो जाती है थ्रोम्बोस से। थ्रोम्बोस क्या होता है, थ्रोम्बोस यानी क्लॉट जो है, कोई क्लॉट है सपोज जो सर्कुलेशन में है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर घूम रहा है, तो कहीं पर भी जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। और उससे क्या है सेल में नेक्रोसिस, और सेल में जो है प्रॉपर वो नहीं मिलेगा न्यूट्रिएंट, तो ये बहुत घातक रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI इज ए सिंपल इंडेक्स ऑफ, तो BMI किसका इंडेक्स है, दैट इज कॉमनली यूज्ड टू क्लासिफाई ओवरवेट एंड ओबेसिटी इन अडल्ट। तो जो है मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था, तो हाइट जो वेट टू रेशियो हाइट का है, ठीक है। हाइट किस में होगी, मीटर में, और जो वेट होगा किस में होगा, केजी में, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट है 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज डज ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग। तो ओबेसिटी अगर किसी को है, ओबेसिटी है यानी उसका BMI जो है 30 से अबव है, ठीक है, तो उसको क्या क्या होने के चांसेस है, उसको जो है सभी डिजीज जो है हो सकते हैं, क्योंकि अदर ऑर्गन पर जो है प्रेशर पड़ेगा उस एक्स्ट्रा वेट का, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी होगी, डायबिटीज भी होगी, और आपका साथ साथ में कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। जहाँ 2 डिजीज जब हो गया यही किसी इंसान को, तो तीसरा डिजीज भी अपने आप होता है, फिर तीसरे से चौथा, इस तरीके से होते होते अल्टीमेटली जो है बॉडी जो है खत्म हो जाती है और डेथ हो जाती है इंसान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ओबेसिटी एंड एपिडेमिक, ठीक है। तो ओबेसिटी ओपी ओबेसिटी जो है एपिडेमिक का जो है क्या मेन कॉज है, यानी आजकल जो हम देख रहे हैं सभी लोग जो है, चाहे वो शहर के बच्चे हो या गांव के, क्या है मोटापा जो है एक बहुत गंभीर जो है चिंता है। अगर जिसको मोटापा होगा उसको हार्ट डिजीज होने के, शुगर होने के, ये दोनों बहुत, और थायराइड होने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों जो है सिस्टम हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है सही से काम करना, अगर कोई भी एक भी खराब हो जाएगा तो क्या होगा, पूरी बॉडी का सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। तो मेन कॉज है ओबेसिटी का क्या है, इंक्रीज जो है हमारी, पहले से क्या होता था कि हम जितना खाते थे उससे ज़्यादा काम करते तो फिट रहते थे, अब क्या हो रहा है, काम हमारा हो गया बैठे बैठे वाला, और खाना हो गया हमारा अत्यधिक हाई-फाई, ठीक है? यानी खाने के लिए तो हम बहुत कुछ खा रहे हैं, लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, हमारा कोई वर्कआउट नहीं है, ठीक है? और सेडेंटरी हमारी लाइफ़स्टाइल हो चुकी है, तो ये कारण है ओबेसिटी का जो हमारे समाज में आजकल यंग बच्चों में देखने को मिल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ ओवरवेट? तो ओवरवेट का क्या कंडीशन है, मैंने आपको BMI की कैटेगरी बताई थी, तो 25 से 29.9 जो है ओवरवेट होगा, ठीक है। अंडर वेट कब होगा, जब 18.5 से नीचे होगा, और नॉर्मल 18.5 से जनरली 24.9 होता है, और उसी प्रकार से ओबेसिटी जो कब होती है, 30 से अगर ऊपर BMI है, देन इट इज कॉल्ड एज ओबेसिटी, ठीक है। नाउ 18th क्वेश्चन है डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज कंफर्म्ड बाय ब्लड टेस्ट दैट शो ए डिक्रीज्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल ऑफ बिलो 0.05 न्यू IU पर DL। तो ये है, अगर ये मैंने आपको बोला था थायराइड की रिपोर्ट्स आपको नॉर्मल वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अगर ये रिपोर्ट है इस तरीके की 0.05 न्यू IU पर DL है, तो इसका मतलब क्या है कि जो है T3 और T4 जो है बढ़ा हुआ है, और डिक्रीज जो है उसका, हम क्वेश्चन 18वां जो कर रहे हैं एक बार फिर से पढ़ रहे हैं इसको, द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज कंफर्म्ड बाय ब्लड टेस्ट दैट शोज ए। तो जो जब हाइपरथायराइडिज्म की क्या कंडीशन है, जब उसका T3 और T4 बड़ा होगा, साथ साथ में जब उसका जो TSH लेवल है 0.05 से कम होगा, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 19th क्वेश्चन है 19 क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्लिनिकल फीचर में हाइपरथायराइडिज्म के जो है मिक्स एडिमा होगा, प्लूरल एफ्यूजन, कार्पल टनलिंग सिंड्रोम, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। डिजीज को याद करने का थोड़ा बहुत आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, उसके बाद जम के उसमें क्वेश्चन करिए, तभी जाके आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि अन्यथा ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो हाइपोथायरिज्म अगर है तो इसमें क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं होगा। बाकी मिक्स एडिमा उसको देखा जाएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम और प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। तीन तरह के वो होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th, NPHCE। NPHCE इज द प्रोग्राम टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विस टू। तो NPHCE, तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और जो है आपका रिहेबिलिटेटिव जो है क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द एल्डरली, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, NPHC का फुल फॉर्म होता है नेशनल, N फॉर नेशनल, P फॉर प्रोग्राम इन फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, ठीक है। तो नेशनल प्रोग्राम प्रोग्राम फॉर
हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। थायराइड हार्मोन्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ। तो थायराइड हार्मोन है, उसका पता होगा आपको, बॉडी में मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन, मेटाबॉलिज्म मीन ज्वाइनिंग। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसमें जो है बहुत रोल होता है थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो कौन सा है नॉन मॉडिफाइबल? आपको पता है जेनेटिक फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, जेंडर को नहीं कर सकते हैं, एज को नहीं कर सकते, तो कौन बचा? ऑप्शन डी बचा। ओबेसिटी को जो है हम कम कर सकते हैं एक्सरसाइज डाइट से। ठीक है, तो एक्सेप्ट पूछा था यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है परस्पायरेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ, तो परस्पायरेशन मीन प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। ठीक है, स्वेटिंग की प्रोसेस को बोलते हैं हम। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन में आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका परस्पायरेशन जो है इसको स्वेटिंग बोला जाता है। ठीक है, स्नेल चार्ट आपको पता होगा, विजन की एक्यूटी यानी विजन की जो एक्यूरेसी है उसको देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ स्नेल चार्ट में जो वीडियो विजुअल एक्यूटी होती है वो नॉर्मली 6/6 का विजन आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न हम देख लेते हैं इसका। ये एनसीडी हम डिजीज का जो टॉपिक है वो कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ पर नहीं आ रहा आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो बेस्ट डेफिनेशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, जो डिजीज जो है ट्रांसफर नहीं होती फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। और कम्युनिकेबल क्या होता है? तो डिजीज जो है ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो नोन एज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को दूसरे क्या नाम से जानते हैं वो बताना है, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज भी इसको कहा जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जितने भी होते हैं, चाहे कैंसर हो, बीपी हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में बहुत समय से चले आ रहे होते हैं, तो क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका इसका देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, ग्लोबली सर्वाइकल कैंसर डेथ इन इंडिया। तो जो सर्वाइकल कैंसर से जो ऑलमोस्ट 1/3 जो पॉपुलेशन है वुमेन की, उसमें जो डिजीज होती है उसमें जो है सर्वाइकल कैंसर जो है डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसलिए सर्वाइकल कैंसर की जो है स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है, और 3 या 5 ईयर में। और पैप स्मेयर टेस्ट जो है ये होता है। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये कॉज करता है जनरली कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्विक्स कैंसर। तो एचपीवी वैक्सीन जो है एडमिनिस्टर की जाती है, ह्यूमन एच फॉर ह्यूमन पैपी PAPI पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ठीक है, ये होता है। ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड एज फॉर एचपीवी वैक्सीनेशन। ठीक है, तो 10 से 12 साल की उम्र में एचपीवी वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, और इससे जो है हमारा सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एचपीवी वैक्सीन इज स्टोर्ड इन विच टेम्परेचर। तो एचपीवी वैक्सीन जो है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में जो है वैक्सीन, मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर जो है वैक्सीन को रखा जाता है, और ये 4 मंथ यानी 120 डेज तक रख सकते हैं। ठीक है, और जैसे कोई वैक्सीन आपने खोल दी है, उसको विद इन 4 आवर जो है कंज्यूम करना होता है, अदरवाइज जो है वो उसकी पोटेंसी जो है खत्म हो जाती है, मतलब वो फिर काम की नहीं रहती, मतलब असर नहीं करेगा उतना। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द डोज एंड रूट फॉर एचपीवी। तो डोज जो है 0.5 ml और IM जो है लगता है। ठीक है, और कितने डोज लगते हैं इसकी? 3 डोज लगती हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन जो सर्वाइकल कैंसर है ठीक है इंडिया में, ठीक, वुमेन्स में जो है सर्वाइकल है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर ब्रेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है और मेल्स की बात करेंगे तो क्या होगा? प्रोस्टेट कैंसर या ओरल कैंसर। ठीक, व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अर्ली साइन सर्वाइकल कैंसर का क्या होगा? एसिम्टोमेटिक होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, विदाउट सिम्टम्स होगा। ठीक है, धीरे धीरे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एचपीवी कैन अकर, कैन कॉज। तो एचपीवी मैंने बोला ये सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिम्टम्स ऑफ एडवांस्ड सर्वाइकल कैंसर। तो एसिम्टोमेटिक जो है सर्वाइकल कैंसर जो है
एक्सेप्ट पूछ रहा है तो एसिम्टोमेटिक जो है सिम्टम्स जो है इनमें से नहीं होगा। बाकी जो है एडवांस अगर स्टेज में है तो आपको हैवी जो है वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, उसके साथ साथ वेट लॉस भी मिलेगा और पेल्विक जो है पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैरियर प्रोटेक्शन मेजर यूज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, तो कॉन्डोम्स का यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी कॉपर 380 और 375 जो है ये क्या है, ये है आपका मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन के टेम्पररी मेथड्स हैं, ठीक है। आईयूडी इंसर्शन बोलते हैं इसे, इंट्रायूटाइन डिवाइस वाले मेथड हैं, ठीक है। भाई कॉन्डोम जो है बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, ठीक है, और इससे हमको सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 14th, डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज डन, तो डायग्नोसिस जो है FNAC से नहीं होता है। FNAC मतलब होता है फाइन, FI फाइन नीडल एस्पायरेशन, ठीक है। तो बाकी जो बायोप्सी वगैरह होता है और वो जो सारी चीजें से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइन FNAC का जो है फाइन नीडल एस्पायरेशन, C फॉर साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी मतलब हम उसकी स्टडी करते हैं उसकी सेल्स की, ठीक है। और बाकी विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, अगर ये आपका एसिटिक एसिड टेस्ट होता है उसमें जो है कलर चेंज जो होता है, रिएक्शन करता है, उसका वाइट हो जाता है, ठीक है, अगर HPV का प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अदर नेम ऑफ पैप स्मीयर, तो अदर नेम जो है इसको बोलते हैं पेपेनिकोलियो टेस्ट, ठीक है। पेपेनिकोलियो टेस्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है पैप स्मीयर टेस्ट का अदर नाम, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए जितने अदर नेम है। HPV का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो मैंने बता दिया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ठीक है। और दूसरा नाम इसका क्या है, पेपिनिकोलियो टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, अब ब्रेस्ट कैंसर जो है इनमें से जो है कौन सा रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो वो क्या है, एक रिस्क फैक्टर है कि हाँ उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। और अर्ली मेनोपॉज और लेट मेनार्की ये कोई वो नहीं होता, ये तो नेचुरल आपका जो वुमेन की जो साइकिल है, ठीक है, उसका एक हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच टाइप ऑफ फूड इनटेक रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर अगर रिस्क को कम करना है तो हमें हाई प्रोटीन रिच डाइट जो है लेनी जरूरी है, ठीक है। हाई प्रोटीन रिच डाइट इज मस्ट फॉर अवॉइडिंग ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, मेमोग्राफी इज रिलेटेड टू, तो मेमोग्राफी मतलब जो है जिसमें हम ब्रेस्ट यानी मेमोग्राम का यूज करते हैं, यानी जो कि आपका जो ब्रेस्ट है उसको विजुअलाइज करने के लिए होता है, तो उसमें जो है आपके ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को हम मेमोग्राफी से देख सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक है आपका एलिमेंट ऑफ फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी ऑफ स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर जो है हमेशा वंस इन ए 5 ईयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमनली बीइंग डिटेक्टेड, तो BSE होता है, BSE का फुल फॉर्म होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें जो है इसकी मेथड है, ठीक है। आप जब गर्ल्स के लिए है मोस्टली, ठीक है, तो उनको पता होगा मोस्टली, ठीक है। इसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उसमें जो है पैल्पेट कराया जाता है और कोई अब नॉर्मल नोड्यूल शेप और साइज में चेंज, ये सारी चीजें उसमें नोटिस की जाती हैं, ठीक है। वैनी तो उसको गायनिकोलॉजिस्ट को जो है रिपोर्ट करना चाहिए उन्होंने, ठीक है, तभी वो अर्ली स्टेज पर डायग्नोस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच व्हाइट पैच ऑन द सॉफ्ट टिश्यूज नोन एज, तो व्हाइट पैच होकर सॉफ्ट टिश्यूज हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है, ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। और इसी प्रकार से इरिथ्रोप्लेकिया मतलब इरिथ्रो मीन्स रेड ब्लड सेल्स के लिए होता है, तो इरिथ्रो जहां पर भी होगा तो रेड पैचेज हो जाएंगे सॉफ्ट टिश्यूज में, इरिथ्रोप्लेकिया, ठीक है। और एक टर्म और है इसमें, ये टर्म को मैं बताता हूँ आपको, ये लिखा है मेस्टोडाइनिया, ठीक है। तो मेस्टोडाइनिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मेस्टो मतलब ये है टाइटनेस, टेंडरनेस और शार्प पेन इन वन और बोथ ब्रेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको पूछे पेन इन ब्रेस्ट
के लिए क्या टर्म होता है, व्हाट इज द पेन इन ब्रेस्ट कॉल्ड, तो उसको बोलेंगे आप मेस्टोडाइनिया, ठीक है। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, रेड पैच ऑन सॉफ्ट स्किन, मैंने बोल दिया आपको, रेड मतलब इरिथ्रोप्लेकिया, ठीक है, और व्हाइट मतलब ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। इस तरीके से आप उसको रिलेट करिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी का कॉमन जो कैंसर होता है वो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, ठीक। नेक्स्ट है ओरल कैंसर इज कॉज्ड बाय, तो ओरल कैंसर आपको पता है जो टोबैको खाता है, जो गुटखा खाता है, जो पान मसाला खाता है, यानी सभी कॉजेज हैं ओरल कैंसर के, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के क्वेश्चंस कराए हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आजकल जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, कॉमन सी बात है, यंगस्टर्स में ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी से क्वेश्चन आते हैं, आपको जनरल एज ए अवेयरनेस पता होना चाहिए, क्या आपका ओबिसिटी होता है, क्या बीपी होता है, क्या शुगर होता है, ठीक है, डायबिटीज़ क्या होता है, ठीक है, उसी प्रकार से कैंसर, ठीक है, ये कैसे फैलता है, क्या हम उसके रोकथाम के लिए कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के सेशन में देखी हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल है, और इस तरीके के एमसीक्यू आपको कॉमनली देखने को मिलते हैं। इनको अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, आप आराम से इसको जो है, इतना टेक्निकल नहीं है इसमें, आराम से टैकल कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से आपका जो आंसर है आपके सामने होता है, बस आपको ये है कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर और थोड़ा जो आपने पढ़ा होता है उसके आधार पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑन बेस्ड ऑन योर नॉलेज, ठीक है, वो आपको और एंड योर जजमेंट उसको करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर मैं अगला सेशन में आपको जो है ऑक्यूपेशनल डिजीजेज और मेंटल हेल्थ जो है डिजीजेज, ये भी आपका जो है नॉन कम्युनिकेबल में आता है, ठीक है, और उसी प्रकार से एल्डरली केयर कैसे करनी है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है।